बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। राना तनवीर साहब ने बड़ी मासूम सी बात की है। वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे सादा अक्सरियत दी जाए ताकि फ़ैसले करने में आसानी रहे। नवाज शरीफ साहब सादा अक्सरियत मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं ये तो उन्होंने नहीं बताया, ना मुझे पता है, लेकिन वो मांग रहे हैं कि मुझे सादा अक्सरियत दी जाए। और भाई, आपकी सादा अकलियत नहीं बनती और आप सादा अक्सरियत मांग रहे हैं। मैं कैसे कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं हवा में तो नहीं कह रहा। ये चंद चैनल्स ने सर्वे कराए हैं, रीसेंट आज ही कराए हैं, अभी बल्कि पोल्स चल रहे हैं, आप जाकर देख लीजिए। इन मेन स्ट्रीम चैनल्स ने ये सर्वेस कराए हैं और इन सर्वेस के जो नताइज, खुद पीटीआई डिजिटल मीडिया के नाम से एक अकाउंट है, उसने भी एक सर्वे करवाया है और उसका नतीजा जो है PMLN डिजिटल के नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने भी एक सर्वे कराया। उसका रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये 4-5 रिजल्ट शेयर करता हूँ तो फिर आप देखिए। ये सादा अक्सरियत का मतलब है कि 172 हमें सिर्फ दें, बाकी सियासी जमातों को मिला के 172 ना बने। यानी होता ही है ना कि अगर आपके 145-50 लोग हैं, मखसूस नशिस्तें डाल के आपको यानी आपने इलेक्शन जीता है कोई 120-25 सीटों पर, मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की डाल के आपके बन जाएंगे 150 लोग, बाकी 20-22-23 लोग हैं, उसके लिए आपको छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद करना पड़ता है। तो उसमें फिर बड़ा मुश्किल होता है, उसमें फिर आपके वो आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, आपके बाजू मरोड़ते हैं। तो उसके लिए नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि नहीं, मेरे अकेले के 172 आ जाएं ताकि बाकी छोटी जमातों पर मुझे डिपेंडेंट ना होना पड़े और मैं आसानी से फैसले कर सकूँ। ये नवाज शरीफ साहब ने मासूम सी ख्वाहिश का इज़हार किया बकौल राना तनवीर साहब के। अच्छा, अब ये सादा अक्सरियत मिलेगी कैसे? जो सर्वेज हैं वो क्या बता रहे हैं, देखिए। ये न्यू न्यूज़ है, इसने एक सर्वे कंडक्ट किया है। वो उसमें सवाल किया है कि आप आइंदा आम इंतखाबात इलेक्शन 2024 में किस लीडर को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे, PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी। और इंतबा ये पोल डिलीट नहीं होगा, ये उन्होंने लिखा है। अच्छा, पहला ऑप्शन दिया नवाज शरीफ, दूसरा इमरान खान, तीसरा बिलावल भुट्टो जरदारी और चौथा शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ को 13% वोट मिले हैं और इमरान खान को 86% वोट मिले हैं। 86% और 13%। और बिलावल भुट्टो को 1% और शहबाज शरीफ को 0। ये न्यू न्यूज़ का सर्वे है जनाब। कहाँ 86% और कहाँ 13%। उसके बाद अब तक न्यूज़ है, अब तक ने सर्वे कराया कि आइंदा इंतखाबात में किस सियासी लीडर को वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान का नाम इन्होंने डाला और इमरान खान का नाम आखिर में डाला है, आखिर में, तरतीब में आखिर में डाला है कि भाई अगर चलो पहले किसी ऊपर के ऑप्शंस लोग सेलेक्ट कर लें। इसमें इमरान खान 88% है। न्यू न्यूज़ में कितने थे? 86%। इसमें कितने हैं? 88%, 88%। नवाज शरीफ 7% रह गए। इसमें अक्सरियत मांग रहे हैं, सादा अक्सरियत, ज़हन में रखिएगा, ये मांग रहे हैं सादा अक्सरियत हमें दे दें। बिलावल भुट्टो 1%, मौलाना फजल रहमान 3% और इमरान खान साहब 88%। तो ये इमरान खान साहब का यानी एक सर्वे नवाज शरीफ साहब के 7% और दूसरे में इनके 13% हैं। अब आज एक कामरान खान ने भी एक सर्वे कराया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में आप किस सियासी पार्टी को वोट देंगे। नवाज शरीफ की नून लीग 24% आई है, आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी 2% आई है और इमरान खान की PTI 73% आई है। तो ये कामरान खान साहब के सर्वे में भी 73% लोग इमरान खान को या इमरान खान की PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। सुनो न्यूज़ ने भी एक सर्वे कराया है। सुनो न्यूज़ ने 2 ऑप्शंस दिए, अगर किसी हल्के में नवाज शरीफ और इमरान खान का मुकाबला हो गया तो कौन जीतेगा, नवाज शरीफ या इमरान खान। तो इमरान खान के 99% लोग कह रहे हैं कि जी 99% लोग समझते हैं कि इमरान खान जीत जाएंगे और 1% लोग समझते हैं कि अगर किसी हल्के में इलेक्शन हुआ तो नवाज शरीफ जीत जाएंगे। इस सर्वे से मुझे इमरान खान का वो दावा याद आ गया जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ से कहा था कि आप पाकिस्तान आकर मेरे मुकाबले में अपनी मर्जी के किसी हल्के से इलेक्शन लड़े, मैं कैंपेन भी नहीं करूँगा और मैं जीत जाऊँगा। तो ये सुनो न्यूज़ ने एक सर्वे कराया तो उसमें 99% लोग इमरान खान के साथ हैं। एक बहुत ही दिलचस्प सर्वे था जो अब शायद डिलीट हो चुका है, PMLN डिजिटल के नाम से। मुझे नहीं पता ये PMLN का अपना ऑफिशियल अकाउंट है या नहीं, लेकिन बहरहाल इसमें हज़ारों लोगों ने वोट दिए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है। इसमें सवाल किया गया था जनरल इलेक्शन 2024 आपका वोट किस पार्टी के लिए होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 19%, पीपल्स पार्टी 2%, PTI 78% और दीगर 2%। अब ये जो है उसको PTI ने भी अपने अकाउंट से शेयर किया हुआ इस रिज़ल्ट को और कहा है कि ये PMLN का अपना कंडक्ट कराया गया सर्वे है और उसके नतीजे में भी 78% लोग जो हैं वो इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन इलेक्शन नताइज के नतीजे में
जो है वो, और आप ये देखिए कि ये पीटीआई की तरफ से करवाया गया सर्वे नहीं है या पीटीआई के अकाउंट पे कराया गया सर्वे नहीं है। आमतौर पे होता है कि अगर कोई प्रो पीटीआई बंदा कराएगा तो जाहिर है उसके फॉलोअर्स भी वही होते हैं। यानी अगर कोई ऐसा शख्स जो पीटीआई या प्रो पीटीआई है और वो पोल करा रहा है तो उसके फॉलोअर्स जो हैं वो भी पीटीआई के ही होंगे, तो जाहिर है उसमें तो उन्होंने पीटीआई को वोट डालना है। लेकिन यहाँ पर पीएमएलएन डिजिटल के नाम से, अगर ये पीएमएलएन का ऑफिशियल नहीं भी है तो भी बहरहाल ये पीएमएलएन से ही हमदर्दी रखता हुआ या प्रो पीएमएलएन ही कोई अकाउंट है, तो उसके रिजल्ट देख लें। फिर न्यू न्यूज़ के बारे में समझा जाता है कि ये यानी ये प्रो पीएमएलएन और एंटी पीटीआई चैनल है, उनका सर्वे आप देख लें। अब तक के बारे में भी कुछ इसी किस्म की राय है। कामरान खान साहब तो खैर अपनी राय बदलते रहते हैं, तो ये तमाम लोगों की राय पर भी इमरान खान ही आगे हैं। तो आप सोचिए कि इन हालात में नवाज शरीफ साहब मांग रहे हैं कि मुझे सादा अक्सरियत दी जाए, बतौर राना तनवीर साहब के। राना तनवीर कहते हैं जी उन्होंने कहा कि सादा अक्सरियत मुझे दी जाए। कैसे देंगे भाई? 7% को वो 70% में कैसे तब्दील करेंगे? 7% मकबूलियत रखने वाले को 172 सीटें कैसे मिलेंगी? मुझे समझ नहीं आता। और 13% न्यू न्यूज़ के मुताबिक 13% की मकबूलियत रखने वाला शख्स कैसे वज़ीर आज़म बनेगा 172 सीटें लेके? ये मुझे समझ नहीं आता। और अगर किसी तरह कोई चमत्कार हो भी जाए, कोई जादू चल भी जाए और किसी तरह वो सीटें 172 ले भी जाएं, तो उसको तस्लीम कौन करेगा? उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी और उससे इस्तेहकाम कितना आएगा? ये एक सवाल अलग है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा एक दो चीज़ों पर जो आज एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान निकाह हुआ है और प्यार की नई पिंगें बढ़ी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने माजी को कुरेदना शुरू कर दिया है। आज बहुत सारे लोगों ने 92 का जिक्र किया है, 1992 का, जब सबसे तारीख का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन एमक्यूएम के ख़िलाफ़ किया गया था। और उस ऑपरेशन में ही फिर तहरीक एमक्यूएम के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने जिला वतनी इख्तियार की, उनके कायद भी भाग गए, बहुत सारे लोग कत्ल हुए, बहुत सारा कुछ गड़बड़ हुई। उस ज़माने में बहुत अफरा तफरी, इंतशार और आग जली एमक्यूएम के लोगों ने जवाबी कार्रवाई में। और उसका लोगों ने आज जिक्र किया। उस वक्त ज़ाहिर है नवाज शरीफ की हुकूमत थी और नवाज शरीफ की इजाज़त से सब कुछ हो रहा था। लेकिन बाद अज़ां नवाज शरीफ ने उसको फ़ौज पर डाल दिया था और जनरल आसिफ नवाज जंजुआ हुआ करते थे उन पर डाल दिया था कि जी आसिफ नवाज जंजुआ का ये फैसला था, मैं तो इसमें था ही नहीं। तो उन पर डाल के ये बाद में अच्छे हो गए थे और एमक्यूएम को इन्होंने अपने साथ मिला लिया था जब ज़रूरत पड़ी थी। उसके बाद लोगों ने 2015 का बहुत जिक्र किया। 2015 में भी ऑपरेशन हुआ एमक्यूएम के ख़िलाफ़, जब 90 पर ऑपरेशन हुआ, 90 को कब्ज़े में ले लिया गया, सील कर दिया गया, एमक्यूएम के दफातर सील कर दिया गया, जो आज तक वो मांग रहे हैं। उस वक्त भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। और दिलचस्प बात यह है कि अभी आज शहबाज शरीफ साहब ने एक दावा भी किया है, और शहबाज शरीफ ने दावा ये किया है कि देखें जी नवाज शरीफ कराची में अमन लेकर आया। किसके साथ बैठ के वो दावा कर रहे हैं? एमक्यूएम के साथ बैठ के। और किसके खिलाफ ऑपरेशन के ज़रिए अमन आया था? एमक्यूएम के ख़िलाफ़। यानी एमक्यूएम के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था जो कि रेंजर्स ने कंडक्ट किया था। और उस ऑपरेशन के नतीजे में एमक्यूएम को लगाम डाली गई, फिर एमक्यूएम के टुकड़े हुए और उसके बाद फिर कराची में अमन कायम हुआ। और उन्हीं के मुंह पर बैठ के आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो सच बोल रहे हैं और उन्होंने बता रहे हैं कि भैया आप लोगों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ था उससे अमन कायम हुआ और वो हमने किया था। इसके बावजूद एमक्यूएम बेचारी इतनी मजबूर है कि वो नून लीग के साथ बैठने को तैयार है, क्योंकि उनके हालात वहाँ पर बहुत ख़राब है। फिर उसके अलावा जो है वो वसीम अख्तर का क्लिप आज लोगों ने एक निकाला है, जिसमें वसीम अख्तर नून लीग की क़यादत पर शदीद गंदे इल्ज़ामात लगाते नज़र आ रहे हैं। और उस क्लिप को भी बहुत लोग शेयर कर रहे हैं। मैं ज़रा आपकी याद दहानी के लिए भी आपको ये क्लिप दिखा देता हूँ, देख लीजिए। लीडर इनका बाल लगवा रहा है इंग्लैंड में, मुल्क के हालात तबाह हो रहे हैं। ये लीडर कैसे लीडर हैं? जब लोग या लीडर एग्जाइल में जाते हैं तो अपनी कौम के लिए किताबें लिखते हैं, अपनी मुश्किलात लिखते हैं, कौम को एक राह दिखाते हैं। ये लीडर गंजे जाके बाल लगवा रहे हैं इंग्लैंड में, ये हाल है इनका। शहबाज शरीफ से पूछे कि लंदन या अमेरिका जाके किस चीज का इलाज कराता है। जब इसको गिरफ्तार किया था तो उस कमरे से सेक्स करने की चीजें निकली थी। ये लीडर आने आपके पंजाब में जो हरकतें हो रही हैं इस वक्त, करप्शन इंतहा पे है, प्रोस्टिट्यूशन इंतहा पे है, हर रोज हर घर में मुजरे कराए जाते हैं, उसको नहीं रोक सकता ये लोग। ये शरीफ लोग हैं। रायवेंट का महल देखें इनका,
2 फैक्ट्रियां लेके चला था ये गंजा, आज 32 फैक्ट्रियां इसके पास। कहां से पैसा आया ये? पूछे आप इससे। ये इल्जाम लगा रहा है यहाँ किसी शरीफ आदमी पे खड़ा होके। हमें पता है कि किसकी बेटी कैसे भागी थी, किसके साथ भागी थी। पिंडोरा बॉक्स मत खोले, हमारे पास भी बहुत सारा मवाद है। ओए शहबाज शरीफ। ये 2013 से 18 के दरमियान जब पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त कोई स्टेटमेंट आई थी इनकी तरफ से अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, तो उस पर ये सीख पा हुए थे और इन्होंने ये बयान दिया था। आज लोगों ने दोबारा ये क्लिप निकाला हुआ है और याद दिला रहे हैं नून लीग को कि जनाब आपके इनके साथ ये ताल्लुकात रहे हैं। MQM को भी याद दिला रहे हैं और आज न जाने कैसी मजबूरियाँ हैं जिसने इन दोनों सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया है। अच्छा देखिए, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने एक बहुत ही सफ़ेद झूठ बोला है आज। वो कह रहे हैं कि हम IMF को हमेशा के लिए खैरबाद कहकर गए थे और अब मजबूर होकर IMF के पास दोबारा जाना पड़ा। 16 महीने की जो हुकूमत आई थी उनकी, क्या कहा है उन्होंने, सुन लीजिए, फिर मैं इस पर हकायक फिर मैं आपके सामने रखता हूँ, इसको सुनिए पहले। IMF के साथ फिर मजबूरन जो है ना वो मुआहदा करना पड़ा मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। एक हम थे कि IMF के साथ मुआहदे को खत्म करके उनसे एक गोल्डन हैंडशेक किया, और वो एक ऐसा वक्त था जब पूरी कौम को ये तय कर देना चाहिए था कि अब आइंदा IMF के साथ हम जो है वो कोई लोन नहीं लेंगे और कोई अपना उनसे मदद नहीं मांगेंगे, किसी से भी नहीं मांगेंगे। लेकिन नौबत ये आ गई और ये पिछले दौर में आई ये नौबत। शहबाज साहब के आने से पहले $1 अरब के लिए हमारे कितने एतमाद से झूठ बोलते हैं कि इन्हें लगता है कि लोग सादा हैं, लोगों को पता नहीं है, लोग बेवकूफ़ हैं। असल में जिस किस्म के इनके फॉलोअर्स हैं उनको शायद इनकी बातें अपील भी करती होंगी, मुझे समझ नहीं आती। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं इनको याद होगा जब ये आज दावा कर रहे हैं कि 2018 में हम IMF प्रोग्राम को ख़त्म करके गए और हमने तय किया और हालात ऐसे थे कि दोबारा IMF के पास नहीं जाना था, हम इस अंदाज में मुकम्मल करके गए थे। हालांकि आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब कहा करते थे कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, आपको फ़ौरन IMF के पास जाना चाहिए, लेट कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत पर आते ही सबसे बड़ी तनकीद ये हुई पहले 6 महीने में कि भाई IMF के पास क्यों नहीं जा रहे, IMF के पास क्यों नहीं जा रहे। इमरान खान चूंकि पहले जलसों में कहा करते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुझे IMF के पास ना जाना पड़े। तमाम माहिरीन मुआशियात ये कहा करते थे कि IMF के पास फ़ौरन जाएँ, हालात ऐसे नहीं हैं कि आप डिले करें। मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी यही तबसरे किया करते थे कि IMF के पास क्यों नहीं जा रहे, यही तबसरे मिफ्ता इस्माइल करते थे। साग डार साहब की भी ये राय थी कि IMF के पास फ़ौरन जाएं वरना मईशत को बड़ा नुकसान होगा। फिर इन्होंने असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना थे और ना चाहते हुए ये IMF के पास गए और IMF से डील की। अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करके उस तरह गए थे जो कि किया था, लेकिन क्या वो ऐसा मुकम्मल किया था कि दोबारा आपको IMF के पास, यानी मईशत आप ऐसी छोड़ के गए थे, IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, इतनी अच्छी मईशत छोड़ के गए थे, तो फिर आप लोग उस वक्त क्यों सजेस्ट कर रहे थे और इमरान खान पर तनकीद क्यों करते थे कि ये लेट कर रहे हैं IMF के पास जाने से, और आज कह रहे हैं कि जी ये IMF के पास गए और इनको IMF के पास नहीं जाना चाहिए था। तो ये किस किस्म की सियासत है? अगर पाकिस्तान में इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है वो ये समझती है कि मईशत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है और मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मईशत को सियासत से अलग करके देखना चाहिए, तो फिर और अगर ये विजन उनका है तो उस विजन में फिर ये जो इस तरह के दावे हैं वो एक मेरा ख़्याल है कि उस विजन को ख़राब करने के ही मुतरादिफ होंगे या उसमें रंग भरेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे। ये इस तरह के दावे मेरा ख़्याल है कि झूठे दावे ये नवाज़ शरीफ साहब को ज़ेब नहीं देते और उनको करने भी नहीं चाहिए। आखिर में देखिए एक चीज़ बस मैं ज़रा जाते जाते ज़िक्र करना चाहता था और वो ये कि आज मैक्सवेल ने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली है। इसका ज़िक्र ना करना या इससे महजूज़ ना होना क्रिकेट देखने वालों की या पसंद करने वालों को
के लिए बढ़ जाती होगी, क्योंकि मैक्सवेल मतलब 91 पे 91 सब तय कर चुके थे, बल्कि पाकिस्तानी तो परेशान भी हो गए थे। कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था कि अच्छा अब इनके पॉइंट्स 10 हो जाएंगे, फिर अफ्रीका से ये जीत गए तो इनके पॉइंट्स 12 हो जाएंगे और ये तो स्ट्रेट अवे सेमीफाइनल में चलेंगे। तो पाकिस्तानी वो जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच और फिर इंग्लैंड के साथ मैच के साथ अपना हिसाब किताब बनाए बैठे थे, उन सब का हिसाब किताब तो आज उलट पुलट होते होते बचा। 91 ये तो एक ऐसी क्वेश्चन है कि जिसमें कोई भी यही कहेगा। 1% चांसेस हो गए थे अफगानिस्तान के हारने के, सॉरी इसके ऑस्ट्रेलिया के जीतने के। विन प्रेडिक्टर जो है वो 1% पे आ गया था। जाहिर है कहाँ आप जीत पाते हैं ऐसे में, कहाँ आपकी 8वें नंबर की जो पार्टनरशिप है वो आपको 200 रन से ज़्यादा बना के देती है, और 200 रन की पार्टनरशिप और उसमें फिर वो जो 200 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप है, शायद 200 रन की पार्टनरशिप है, और ख़ुद मैक्सवेल के 200 स्कोर हैं। 201 उन्होंने शानदार नॉक किया और फिर एक वॉरियर की तरह वो लड़े हैं। ज़ख्मी हो गए थे, एक वक्त में तो ये हाल था कि वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, तो जंबा आ गए बैटिंग करने के लिए। उन्होंने जंबा को वापस भेजा कि नहीं मैं लड़ूंगा, और शानदार इनिंग्स खेली, बहुत ही ज़बरदस्त और महसूस कर देने वाली। मेरा ख्याल है बहुत से बाकी लोगों को इससे सीखने की ज़रूरत है। कोई कहा करता है कि आप उस वक्त तक नहीं हारते जब आप शिकस्त तस्लीम नहीं कर लेते। तो जब तक आप शिकस्त तस्लीम नहीं करते आप हारते नहीं हैं। तो मैक्सवेल ने शिकस्त तस्लीम नहीं की, इसलिए वो हारे नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।